के 22 जिलों में जिला स्तर के जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं वो भी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन लाइव जुड़े हैं। और वहां उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उन सब का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रदेश भर में 6500 ऐसे स्थल हैं जहां हमारे प्रदेशवासी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। उन स्थलों से जुड़े हमारे सभी प्रदेशवासियों का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी से कि वे बुके भेंट करके सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में इस प्रदेश को जिस रूप में उन्होंने सुशासन से समृद्धि का मार्ग दिखाया है, करतल ध्वनि के साथ आइए उनका स्वागत अभिनंदन करें। श्री संजीव कौशल जी से निवेदन है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी इस अवसर पर आपकी करतल ध्वनि के साथ देवी सज्जनों स्वागत अभिनंदन उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। और निवेदन करूंगा श्री संजीव कौशल जी माननीय मुख्य सचिव महोदय से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिलों में जुड़े हुए हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय और यहाँ पर पधारे हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ पर मौजूद सभी वरिष्ठ हमारे बोर्ड्स कॉरपोरेशंस के अध्यक्ष, सज्जन वृंद, हमारे जिलों से जुड़े हुए सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स, पत्रकार व छायाकार बंधु, सुशासन दिवस के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आज ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। सुशासन की यदि मैं बात करूं तो सुशासन का सीधा सा अर्थ है आमजन को रोजमर्रा के जीवन में पेश आने वाली सभी दिक्कतों, परेशानियों को दूर करना और उनके जीवन को और सरल बनाना। दूर दराज के गांवों में रहने वाले कम पढ़े लिखे आम आदमी को सरकार की सेवाओं, उसके कार्यक्रमों का लाभ आसानी से मिल जाए, समय पर मिल जाए, उसी के लिए, अपने हक के लिए उसे बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। मेरे विचार से तो यही सुशासन है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जनहित में कैसे करना है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बखूबी जानते हैं। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने, इसे धरातल पर उतारने का काम किया है। आपने व्यक्तिपरक पहचान पत्र आधार से आगे जाकर परिवार पहचान पत्र के रूप में पूरे परिवार की पहचान की परिकल्पना की और इसे अमली जामना पहनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने का माध्यम बनाया। आपके गतिशील और ओजस्वी नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रशासन को लोगों के घर द्वार तक ले जाकर उनकी जरूरतों के अनुरूप और अनुकूल बनाया है। मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने प्रशासन के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाले और सक्षम करने वाले अभिनव विचार और तौर तरीके अपनाने वाले विभागों और अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरस्कृत करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उन्हें सुशासन पुरस्कारों की अवधारणा शुरू की है। मैं ये भी बताना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को कि अलग अलग विभागों ने अलग अलग अधिकारियों द्वारा, अलग अलग कर्मचारियों द्वारा किए काम को पुरस्कृत करने के लिए अलग अलग जगह से इन्होंने पुरस्कार के लिए अप्लाई किया। हमारे यहाँ पर IIM रोहतक
और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी उन सभी एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से परखा। उसके बाद एक एम्पावर्ड कमेटी ने उसके बारे में निर्णय किया और आज प्रसन्नता की बात है कि 7 स्टेट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को पुरस्कार दिया जा रहा है। 12 विभागों से जुड़े हुए 15 इसी तरह के इसी एम्पावर्ड कमेटी ने एक रिकमेंडेशन की थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसकी स्वीकृति दी है। 15 पुरस्कार स्टेट लेवल के होंगे और 7 पुरस्कार हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे, वो हम बाद में करेंगे। नए इनिशिएटिव्स को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज लॉन्च करेंगे। हम सब उसी से जुड़े हुए हैं और एक निर्णय ये भी हुआ था कि आज के समारोह में हम किसी आईएएस ऑफिसर, किसी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर को पुरस्कृत नहीं करेंगे। पुरस्कार लेने के लिए हमारी सोच थी, सरकार की सोच है कि हमें उनको पुरस्कार देना चाहिए जो मध्यम स्तर के हों, कर्मचारी हों और जिनकी सेवाओं का और अधिक विस्तार हो सके, उनसे और फायदा हो, उन्हें हम एक तरह से इंसेंटिवाइज कर सकें। तो उसी के अनुसार आज कोई भी आईएएस ऑफिसर, कोई भी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर स्टेज पर नहीं आएंगे अवार्ड को लेने के लिए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मिले जो सभी अधिकारी होंगे उनको मिले सम्मान से दूसरे विभागों और उनके कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलेगी और सुशासन के सफर में प्रदेश नई मंजिल तय करेगा। इस समारोह में पहुंचकर हम सबको प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार पुनः प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य सचिव महोदय का। देवी और सज्जनों, आज ठीक 11 बजे का समय होगा जब हम सब एक साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात को सुनेंगे। तो उसके पहले जो समय की सीमाएं हैं उसी में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी से, जो विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व भी करते हैं यानी पंचकुला का, वे अपने संक्षिप्त संबोधन के लिए पधारे। राज्य स्तरीय सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय श्री कौशल जी, प्रशासन के अन्य सभी अधिकारीगण और जो आज यहां पर अपने अच्छे शासन के द्वारा यहां पर जिनको इनाम दिए जा रहे हैं, जिनको सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे सभी बंधु तथा सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्म दिवस पर आज हम ये सुशासन दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। आज मैं समझता हूं कि सुशासन हम पुरातन काल से, जैसे भगवान श्री राम के राज्य में राम राज्य होता था, महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज की बात कही और संत गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबल को अन्न, छोटे बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात सुशासन की कल्पना ही ये है कि जिस शासन के अंदर छोटा है बड़ा है सब लोग खुश रहें, ऐसा शासन यदि हम प्रजा को देते हैं तो मैं समझता हूं कि सुशासन उसको कहा जा सकता है। सुशासन के कई अहम बिंदु हैं। सुशासन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है कि लोगों को कैसे राज्य के अंदर पार्टिसिपेट कराया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है।
लोगों का राज है, जनता का राज है, जनता इसमें इन्वॉल्व रहे, ये सुशासन के अंदर हमारा प्रयास रहता है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन रहे, तो मैं समझता हूं कि वो भी एक सुशासन की परिधि में आता है। और कॉन्सेंसस ओरिएंटेड, सबकी सहमति से अगर हम शासन करते हैं तो वो शासन भी सुशासन कहलाता है। और न्याय संगत जो डिसीजंस हैं और समावेशी हैं, वो भी एक जो सुशासन की परिधि में आते हैं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये भी मैं समझता हूं कि सुशासन में इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, सुशासन नजर आना चाहिए, और एफिशिएंसी के समयबद्ध जो जिस प्रकार से हम कुछ डिसीजन करते हैं, उन डिसीजन को समय के अनुसार पालन करना, मैं समझता हूं कि ये भी एक सुशासन का ही अंग है। और सबसे बड़ी जो मैं कहता हूं कि वो है अकाउंटेबिलिटी। कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है या जो जनप्रतिनिधि है, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो मस्ट है कि जनता के प्रति जवाबदेह हम हैं। जिस जनता ने हमें चुन करके भेजा है, हम उनके प्रति जवाबदेह हैं, और अधिकारी भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं कि जो भी जिम्मेवारी उनको सौंपी जाती है, उनको वो अच्छे ढंग से उसका पालन करें। इसके अलावा सुशासन के अंदर ट्रांसपेरेंसी, और दूसरा जो रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है वो बहुत आवश्यक है। तो मैं ये समझता हूं कि समय की कमी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुनने के लिए आए हैं, तो मैं एक बार फिर सुशासन दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी का, विधानसभा अध्यक्ष महोदय का। और देवियों सज्जनों, अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मार्गदर्शन प्राप्त करने का। आइए करतल ध्वनि के साथ उस नेतृत्व को नमन करें और निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें प्रेरणा दें आगे बढ़ने का, हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा भी दें। आज के इस पवित्र दिन पर हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल जी, विभिन्न जिलों में उपस्थित हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व आज के इस सुशासन दिवस पर उपस्थित यानी जुड़े हुए लगभग 6,500 स्थानों पर सभी हमारे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, कर्मचारी बंधुगण, आज के इस अवसर को पिछले 8 वर्षों से सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। और इस दिन का महत्व, जैसा हम जानते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनकी जयंती का यह दिन होता है। आज ही के दिन दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत बड़ा समाज क्रिसमस का ये त्योहार भी मनाते हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी महानुभाव जिनका जन्मदिन है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। कल ही के दिन 26 दिसंबर को हम जानते हैं कि सर्ववंशदानी 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान दिवस भी होता है। और इस दिन को प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए कि देश में इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, तो ऐसे कल के इस अवसर के समय पर भी मैं इन मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। तो इस प्रकार इस दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, जैसा लगातार हम लोग अपना ये जो सुशासन दिवस मनाते हैं, हर वर्ष
इस सुशासन दिवस पर हम हरियाणा में भी अपने जितने भी नए प्रयोग हैं, कुछ नई योजनाएं हैं, नए प्रकल्प हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। और इस अवसर पर हम लोग इस घोषित महज एक अनुशासन, एक गवर्नेंस डे की बजाय, सुशासन दिवस की बजाय इसको एक संकल्प के रूप में और हम चलाते हैं। 8 साल पहले मोदी जी ने जब ये घोषणा की थी तो तब लगा होगा कि मात्र एक कार्यक्रम है, लेकिन आज हम सब महसूस करते हैं कि मात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक दिशा हमने ली है कि आखिर शासन के नाते सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में, प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, इवन सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तो हम सब मिल करके सुशासन की इस यात्रा को आज के दिन से शुरू करते हैं और लगातार पूरा वर्ष इसको हम चालू रखते हैं। और इसी प्रकार जैसा आज का ये दिन है, तो आज कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास, इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है, और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आईसीसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं, तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी। सही कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। तो उनके लिए संतोष की, खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। आखिर मेरा अगर छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है, तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम सब लोग, चाहे सरकार में हैं, चाहे सरकार से बाहर, एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1 लाख 2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? इस दायरे से ऊपर उठाएंगे, अर्थात उनकी आय बढ़ेगी, उनको जीवन जीने में सुविधा होगी, स्वाभिमान से वो जीवन जी सकेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प ये हमको देना चाहिए। इसी प्रकार कुछ और जो योजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ होने वाला है,
उसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द, अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे। वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। तीसरा एक योजना और आज शुरू कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ, उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा, ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। एक योजना में हमारा HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा, और इससे सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी संबंधी, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों, चाहे ULB के हों, चाहे HSVP के हों, किसी प्रकार के सुझाव हैं, कोई उनकी शिकायतें हैं, किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है, तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। हमने जितने भी इंजीनियरिंग के काम हैं, किसी भी विभाग के हों, चाहे वो PWD के हों, चाहे अथवा और विभागों के जो निर्माण के कार्य विकास के, ठेकेदारों के लिए काम करने के लिए ई-टेंडरिंग का इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। लेकिन इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में भी अगर लोग जागरूक हों तो विकास के कामों में जो उनको न्यूनता ध्यान में आती है, उसकी शिकायत करने के लिए ऐसा भी एक ग्रीवेंस पोर्टल आज शुरू किया जा रहा है, ताकि इसमें सोशल ऑडिट सिस्टम के माध्यम से कहीं भी विकास के काम में कोई काम होता है तो उसमें कोई कमी न रह जाए, और यदि कमी रहती है तो उसकी शिकायत तुरंत उसको मिलने के बाद उसको ठीक भी किया जाएगा। तो एक ग्रीवेंस पोर्टल भी इसको शुरुआत की जा रही है। आज हरियाणा के शहरों में बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं जो अभी अनियमित हैं, जिनको नियमित कराने के लिए बहुत प्रयत्न लोग करते रहे हैं। हमने 2 साल पहले ऐसा इनवाइट किए थे कि ऐसी कॉलोनीज 845 कॉलोनीज, अनधिकृत कॉलोनी, इनकी पहचान की गई थी। कुछ उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है, ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम वहां करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, लेकिन आज जितनी पूरी हो गई है उसकी मैं घोषणा करता हूं। 8 जिलों के 177 कॉलोनीज को आज नियमित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जानकारी उन सब शहरों में उनमें मिलेगी। हमने इन कॉलोनीज को नियमित करने के लिए पिछले साल कानून भी विधानसभा में पारित कर दिया था। हरियाणा पुलिस ने भी आज कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ नई चीजें इनकी घोषणा की है। अभी तक हरियाणा में 3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। पुलिस का बहुत बड़ा एक काम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को रोकना ये तो रहता ही है, लेकिन बहुत चीजों की एनफोर्समेंट, जैसे माइंस है वहां भी पुलिस के लोग चाहिए, जैसे एनक्रोचमेंट इलीगल है उसको हटाने के लिए भी चाहिए, कहीं इरिगेशन की आवश्यकता होती है, कहीं पावर के लिए आवश्यकता होती है, कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जितना बड़ा काम है कई बार उस पर ध्यान पूरा नहीं जाता, गौण हो जाती हैं। तो आज ये घोषणा भी की जाती है कि एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग ये अलग से बनाया जा रहा है, अलग से इसके थाने होंगे, अलग से इनकी जो पुलिस का बल होगा वो अलग से होगा। हालांकि उसी पुलिस बल में ही आना जाना और ट्रांसफर करना ये सब होगा, उसी में से लोग रहेंगे, लेकिन अलग व्यवस्था करने के बाद इन सब विभागों की ओर पूरा ध्यान जा पाएगा। तो एक एनफोर्समेंट विंग पुलिस का बनेगा और ADGP एनफोर्समेंट अलग से एक पोस्ट बना करके और इस काम को शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार पिछले दिनों में आयुष्मान भारत के साथ हम लोगों ने चिरायु कार्ड, आयुष्मान चिरायु,
हाँ, मेरी तरफ देख रहे हैं डीजीपी साहब, एक घोषणा इनकी और रह गई है। वो है कि आईआरबी और जिला पुलिस में जो रिक्त पद हैं 2500 रिक्त पद, इनकी भर्ती का भी इस अगले महीने से ही प्रक्रिया शुरू करके 2500 नए पद ये भर्ती किए जाएंगे। इसी प्रकार चिरायु कार्ड, जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना, उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में, आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे। अब ये नई योजना में 28 लाख और 89,000, लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस बीपीएल के अंतर्गत अब आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले बढ़ चुके हैं। आज के दिन जो 6500 स्थानों के ऊपर मैंने बताया, वहां 8 लाख परिवार और बटेंगे। लेकिन परिवारों के ये जो कार्ड छपाई का काम थोड़ा धीरे होने के कारण से इनको स्थायी लाभ जो 5 लाख रुपए का है वो मिलना प्रारंभ हो गया। लगभग 80 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया है 1.25 करोड़ लोगों में से। यानी अगर परिवारों का हिसाब लगाएंगे तो ये लगभग और 20-22 लाख परिवार होंगे जिनको और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। 80 लाख परिवार आज भी सहायता के लिए योग्य माने गए हैं और 21 नवंबर से लगभग 1 महीना हुआ है, लगभग 5800 लोगों ने इसकी सहायता, इस नई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर ली है। 11 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है। तो अर्थात 5800 करोड़, 5800 लोग यदि योजना में नहीं आते तो उनके लिए कई बार ये कठिनाई भी बन सकती थी कि उनको पैसे का खर्च कठिन हो जाता था। तो इस प्रकार का ये योजना भी हमने बनाई है। ऐसे ही एक योजना निरोगी हरियाणा, वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच। पहले बार तो 2 वर्ष शायद लग जाएंगे क्योंकि इस योजना में उतना इक्विपमेंट, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके लिए भी समय लगेगा। लेकिन अभी उसको प्रारंभ कर दिया है। 80,000 लोगों का और ये परीक्षण जांच हो चुकी है। करना 1.25 करोड़ का पहले उस चरण में है, तो इस पर भी समय लगेगा, लेकिन प्रारंभ हो गया है। जो परीक्षण जांच में छोटी बड़ी कोई कमी पाई जाती है इस शारीरिक परीक्षण में, उसका इलाज तुरंत कराने की सुविधा भी उनको मिलती है। तो इस निरोगी हरियाणा का भी कार्यक्रम इस वर्ष हमने ये शुरू किया है। ऐसे सब कार्यक्रम आज लॉन्च करते हुए इस कार्यक्रम के बाद सभी जिलों में भी ये जो राशन कार्ड का वितरण वो किया जाएगा और सब जिलों में ये जो अपना चिरायु कार्ड है वो भी बांटे जाएंगे। तो नई योजनाओं की लॉन्चिंग ये कुछ की अभी इसके बाद करेंगे, कुछ अपने अपने स्थानों पर लोगों ने उसकी योजना बना करके लॉन्चिंग कर दी है। मेरा सुशासन से अर्थ केवल इतना ही है कहने का कि जो बात हमने 2015 में, रादर 2014 में सुशासन दिवस पहले कार्यक्रम में सीएम विंडो के रूप में शुरू किया था और पिछले 8 साल के अंदर इतने कार्यक्रम हमने लागू किए हैं कि कभी कभी जब मैं अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, विधायक, सांसदों से बात करता हूं तो उनको कहना कि नई चीजें इतनी हो गई हैं कि और आगे नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनके ऊपर भी जो काम करना शेष बचे वो काम करने चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ काम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आगे भी इन वर्षों में जो काम इनके साथ जुड़े हुए हैं ताकि उनको कैसे सहूलत हो सके। सीएम विंडो की शुरुआत हमने की थी। आज 12 लाख लगभग ऐसी एप्लीकेशन है जो ग्रीवेंसेस विंडो में आई है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा लोगों को ये मिली है। हमने जैसे ये राइट टू सर्विस में हम देखते हैं कि पहले कभी इसकी चिंता कोई नहीं करता, सर्विस अधिकारी ने दी कि नहीं दी, लेकिन जब से हमने राइट टू सर्विस कमीशन बनाया है नए सिरे से, हमारे टीसी गुप्ता जी बैठे हैं, इन्होंने एक नया प्रयोग किया, आस पोर्टल बनाया, ऑटो अपील सिस्टम, जिसके अंतर्गत शायद पिछले 8 वर्षों में जब से शासन है कोई 7 या 8 अपील ही आई थी, लेकिन 2 वर्षों में 14,000 अपील आई है। तो 14,000 अपील का है और उनको समय पर सर्विस उसकी मिल रही है। जो अधिकारी कर्मचारी नहीं समय पर सर्विस देता उसके ऊपर फाइन भी किया जाता है। तो लोगों में एक अनुशासन की भावना आई है और लोग उस पर आगे बढ़े हैं। तो मित्रों, हमने जैसे लाल डोरा की व्यवस्था ये भी सुशासन के अंतर्गत ही की थी कि लाल डोरा के अंतर्गत लोगों की जमीन अपनी है,
लेकिन उनको मलकियत का एहसास नहीं है कि मालिक है कि नहीं है। उस व्यवस्था को बनाया ताकि वो अपने मालिक बन सके, उनको रजिस्ट्री उनके हाथ में पहुंच जाए। शहरों में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से लोग बैठे हैं, कोई छोटी मोटी लीज का पैसा उनका किराया देते हैं, करते हैं, कोई लाभ न तो म्यूनिसिपैलिटी को होता है, और वो भी अपने प्रॉपर्टी में कुछ अदल बदल करना चाहे कर नहीं सकते हैं, और करना चाहे तो उसमें अधिकारी कर्मचारी उनको 100 तरीके होते हैं उनको घुमाने के, परेशान करने के। तो हमने उनको भी इस स्वामित्व योजना में 20 साल से ज्यादा किसी का अगर उसके ऊपर कब्जा है तो पैसा लेकर के उनको भी उसका अधिकार दे दिया है। और यही चीज आगे हम एक्ट बना करके ग्रामीण क्षेत्र में भी करने जा रहे हैं कि बहुत बड़ी लिटिगेशन जो बन रही है, यानी एक प्रकार से जमीनों के कब्जे किसी के हैं, मालिक कोई है, सरकार के भी जगह पर कब्जे हैं, या कहीं ना कहीं विधिवत तौर पर उन्होंने उसका कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है, लेकिन बड़ी संख्या में ये लोग हैं, इसको भी हम आगे करने जा रहे हैं। बुजुर्गों की पेंशन हम देखते हैं कि दर दर भटकते थे, पेंशन बनती नहीं थी, इसको भी ऑनलाइन कर दिया है कि जिस दिन 60 वर्ष की आयु और उस कपल की पति पत्नी की आय यदि 2 लाख या इससे नीचे है तो उससे तुरंत उसको उसका जो ओल्ड एज पेंशन का खाता खुल जाएगा, उसको ये पेंशन उसकी मिल जाएगी, इसमें भी उसको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जितनी सेवाएं हैं, इन सेवाओं को सबको विधिवत तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। हमने पूरी आबादी, हरियाणा की 2 करोड़ 83 लाख आबादी है, इसके 5 भाग किए हैं आयु के हिसाब से, और आयु के हिसाब से इन हर एक वर्ग की चिंता एक विभाग करेगा, और उस विभाग के बाद उसी को कोई भी कमी आती है, किसी और विभाग से भी काम कराना, तो वो जो नोडल डिपार्टमेंट है वो उस पूरे डिपार्टमेंट की चिंता करेगा, पूरे वर्ग की चिंता करेगा। जैसे 0 से 6 साल तक, 6 साल से 18 साल तक स्कूल एजुकेशन, 0 से 5, 6 WCD, 18 से 25 ये हायर एजुकेशन, 25 से लेकर के 60 साल तक ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, रोजगार देने वाले डिपार्टमेंट, वो उनको रोजगार चाहिए उस प्रकार का वो करेंगे। 60 से और जो जीवन जितना भी व्यक्ति का चलता है, हमने 120 साल तक के भी आयु के लोग ऐसे ढूंढे हैं। ऐसे सबका जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, वो इस पर काम करेगा। हमारे यहां मैंने एक आंकड़ा देखा, 100 से लेकर 120 साल तक के भी 4038 लोग अभी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। 4038, 100 से 120 साल देखा जाए तो इस मामले में हम जापान से भी आगे हैं। जापान में लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी आयु के लोग वहां रहते हैं, हमारे हरियाणा में उससे भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन उनकी चिंता भी ये हमको करनी होगी। तो इस प्रकार से इस सुशासन के सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए, पारदर्शिता को लाते हुए और एक स्मार्ट शासन ये हमको बनाना है। स्मार्ट यानी एकदम सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। SMART, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। इस प्रकार से एक स्मार्ट जो हमारा एक तरीका ये बनना चाहिए कि भी हम अपने सारे सिस्टम को ठीक करेंगे। और जहां तक इस सिस्टम को ठीक करने की बात है तो इसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी, इनसे अपेक्षा है कि वो अच्छा काम करें। एक घोषणा हमने की थी कि जो अधिकारी और कर्मचारी मन लगा के अच्छा काम करेंगे तो वर्ष के अंत में यानी 25 दिसंबर को ही इनको सम्मानित किया जाए। इस प्रकार की योजना भी हमने आज बनाई हुई है। तो इसके अंतर्गत आज ऐसे सुशासन में प्रति सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए जैसे बताया 22 ऐसे अवार्ड आज यहां पर ही दिए जाएंगे, जिसके अंदर लगभग 125 कर्मचारी अधिकारी होंगे। जैसा चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि उसमें हमारे जो IAS, IPS यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग, उनको नहीं रखा है। मेरा उसमें मानना है कि ये जो ऑल इंडिया सर्विस के कर्मचारी हैं, वास्तव में तो ये इनकी जिम्मेवारी है कि अपने जो नीचे के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। ये तो अवार्ड बांटने वाले लोग हैं, और अवार्ड बांटने वाले लोग अपने ही गले में माला डालें तो किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो हमारा ये सारा स्ट्रक्चर नियम ये बना है कि हम अपने 3 लाख जो कर्मचारी हमारे हैं सरकारी नियमित कर्मचारी, उनमें अच्छे कर्मचारी कौन हैं और किस प्रकार से इस सारे विषय को आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए आज इस पर काम किया जा रहा है। हमने जैसे इस सुशासन दिवस को
इसको नाम दिए हैं हर बार। 2019 के अंदर जब ये सुशासन वर्ष का शुरू किया गया था तो हमने इस वर्ष का नाम सुशासन वर्ष दिया था, और 2020 में सुशासन संकल्प वर्ष इसका नाम दिया था, 2021 में सुशासन परिणाम वर्ष नाम दिया था, 2022 में अंत्योदय उत्थान वर्ष नाम दिया था, और इस बार 2023 का जो वर्ष आने वाला है इसका नाम हम रख रहे हैं अंत्योदय आरोग्य वर्ष। अंत्योदय वर्ष अर्थात ये जो 1,80,000 रुपए वार्षिक आय के जो लोग हैं, बीपीएल जिनको हम कहते हैं, इनका रोग कैसे यानी आरोग्य कैसे रखा जाए, इनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। और उन योजनाओं में हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भर्ती हम ये ज्यादा कर रहे हैं, बल्कि आपको जानकारी मिली ही होगी कि जो डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई सरकारी कॉलेज में करते हैं उनको भी हमने निवेदन किया है कि 5 साल वो सरकारी नौकरी करें, ताकि 5 साल सरकारी नौकरी करेंगे। हमको आज 28,000 डॉक्टर्स की जरूरत है, और मात्र हमारे 6 या 7,000 डॉक्टर हमारे गवर्नमेंट के रोल पर हैं। इतने ही प्राइवेट होंगे तो 13,000 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। इतने और चाहिए, 14,000 डॉक्टर और चाहिए, ताकि हम इन सरकारी डॉक्टर्स का उपयोग जनता की सेवा के लिए हम कुछ कर सकें। आयुर्वेद की पद्धति से, आयुष की पद्धति से हम ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके लोग स्वस्थ कैसे बने रहें, बीमार न हो, रोग आए ही नहीं। वेलनेस सेंटर्स हम खोल रहे हैं, गांव-गांव के अंदर पार्कम व्यायामशालाएं ये बना रहे हैं। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। ये सब चीजें, स्पोर्ट्स हमारे यहां प्रभु कृपा से हमारे प्रदेश के नौजवानों ने, नवयुवतियों ने जिस प्रकार का साहस दिखाया है, स्पोर्ट्स में हम दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस वर्ष को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष 2023 ये मनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं इस ओर सब लोगों का ध्यान जाएगा। तो ऐसे जो व्यवस्था परिवर्तन के सब काम हैं, इन व्यवस्था परिवर्तन के कामों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। हमारा आईटी डिपार्टमेंट, एनआईसी, हार्ट्रॉन, जितने भी ऐसे आईटी के काम करने वाले लोग हैं, ऐसा बहुत हर एक विभाग के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मॉड्यूल्स बना रहे हैं, एप्स बना रहे हैं, हर विभाग की वेबसाइट बन रही है, हर एक विभाग का कोई ना कोई डैशबोर्ड ये बना रहे हैं, हर एक का कोई पोर्टल बना रहे हैं। इन सब पोर्टल्स पर जानकारी इकट्ठी करके, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट तरीका इन सब चीजों में से आता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं स्वयं सीएम डैशबोर्ड नाम से एक कक्ष मेरे यहां बना हुआ है, उसमें हर एक विभाग की जानकारी मैं उसमें से लेता हूं। कौन से जानकारी की प्रोग्रेस क्या चल रही है, पिछला इतिहास क्या है, हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो इस अनुशासन के नाते से हम ये सब काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का जितना हमको योगदान मिल रहा है, इसमें बहुत ही सराहनीय ये काम है। और इसके लिए जरूर मैं कहूंगा कि काम को करना, उसकी गति बढ़ाना, ये हमारा काम है, लेकिन उसमें न्यूनता कहीं आती है तो इस पर भी चोट पहुंचती है। न्यूनता में भ्रष्टाचार का एक ऐसा रोग है जिसको समाप्त हमको मिलकर के करना है। हमारी बहुत सी एजेंसी इसमें काम कर रही हैं। हमारा सीएम फ्लैंक स्क्वाड काम कर रहा है, पुलिस भी काम कर रही है, विजिलेंस ब्यूरो भी काम कर रहा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। विजिलेंस ब्यूरो का तो अभी जो एक केंद्र स्टेट में था, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, इसके 6 और हिस्से आगे डिविजनल लेवल पर डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो, इसकी रचना भी बनाई है, ताकि जो बहुत छोटी शिकायतें हैं वो नीचे वहीं समाप्त हों और उनका वहीं संज्ञान लिया जाए, दोषी व्यक्ति को वहीं दंडित किया जाए। साथ में सोशल ऑडिट सिस्टम, इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कोई भी चीज जनता के ध्यान में अगर आती है वो गलत है तो वो गलत बताएगा, ठीक है तो ठीक बताएगा। तो हम कर्मचारियों के ऊपर भी, अधिकारियों के ऊपर भी, जनता के जो हमारे जो पार्टियों के लीडर्स हैं, सरकार में जो लीडर्स हैं, इन सब के ऊपर भी जनता का ध्यान रहे। और जनता यदि कोई चीज ध्यान में आती है, चेक करती है, तो बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जो सबका साथ सबका विकास, ये जो एक स्लोगन प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये केवल स्लोगन नहीं है, इसको जमीन पर हमको उतारना है। तो इसलिए सब लोगों को हमको साथ लेके चलना है। मेरा तो कई बार ऐसा भी मानना होता है कि हमारी जो एसीआर है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की एसीआर लिखी जाती है, अभी तक जो ऊपर के अधिकारी होते हैं,
जिसके अंतर्गत जिसका माहत कर्मचारी अधिकारी काम करता है वो ऊपर वाले उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्यों नहीं जनता में जिन लोगों के साथ उनका संबंध आया है एक हिस्सा थोड़ा उनके जिम्मे छोड़ दें हम। क्या 10 नंबर उसके आने हैं तो 3, 4, 5 नंबर जनता जिन्होंने काम लिया है, ऐसे जिस क्षेत्र में व्यक्ति रहता है उसका व्यवस्था भी बना करके और उनको कहा जाए कि इस कर्मचारी की, इस अधिकारी की एसीआर भी लिखने में सहयोग करो, फिर पता लगेगा हम कहां खड़े हैं। तो हमें बहुत शुद्धता से, ये परिवार मेरा है, ये जनता मेरी है, इस जनता और परिवार को मान करके मुझे इनकी सेवा करनी है। बदले में मुझे जो मिलता है पर्याप्त मिलता है, कम नहीं मिलता है। हमारी कोई आय कम नहीं होती है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मैं समझता हूं एक गरीब आदमी की अपेक्षा, जो किसान है, जो लेबर करता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है वो, लेकिन आखिर परिवार तो उसका भी है, अधिकार तो उसका भी है, उसके मुकाबले में हमें बहुत कुछ मिलता है। तो जब इतना सब मिलता है, हमारे सबके मन में ये भाव जागृत होना चाहिए कि मुझे जो मिलता है तनख्वाह के रूप में, प्रसाद के रूप में, उसी से अपनी मुझे योजना बना करके उसके लिए मुझे काम करना है। तो ये भाव यदि आएगा, निश्चित रूप से हम सब मिल करके और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। एथिक्स का होना ये बहुत जरूरी है। तो एथिकल विषय अगर हम आगे लाएंगे तो हम लोग एक प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। आज क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 11 बजे हमको एक और कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ना है, प्रधानमंत्री जी की मन की बात, और संयोग से इस वर्ष की यानी रविवार होने के नाते 25 तारीख जो अंतिम कार्यक्रम मन की बात का है वो इस वर्ष का है। तो निश्चित रूप से वो भी हमको बहुत कुछ बताने वाले हैं। मैं तो इतना ही आपको कहूंगा कि हम लोग इन सब बातों को लेकर के जो हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की हम ढिलाई न बरतें और जितने भी कार्यक्रम आगे करते हैं इसके लिए हम आगे बढ़ें। हम लोगों को एक विषय, आजकल जैसे सर्दी का मौसम, एक सूचना मुझे देनी है कि सर्दी और धुंध के कारण से हमारा जो वाहन ट्रैफिक है, सड़कों पर चलते हैं, इसके अंदर एक्सीडेंट्स होने की बहुत बात आती है। विर्क साहब थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि एक सूचना मैं दे रहा हूं सबको, पूरे प्रदेश के लोगों को, सावधानी बरतें, धुंध में कहीं एक्सीडेंट ना हो। तो इस प्रकार का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा, सामने जो लोग आते हैं उनका भी जीवन सुरक्षित रहेगा। सड़क की जो दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें होने वाली मौत है, ऐसी मौत में और हम लोग जो है उसका आंकड़ा कैसे कम करें, इसकी योजना जरूर हम बनाएं। इसी प्रकार से इस सुशासन दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। समय है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात से हम सब जुड़े। 96वां एपिसोड। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक बहुत ही अनूठा प्रयोग इस देश के साथ और देशवासियों के साथ जुड़ने का। वर्ष 2014 में जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर को, आपको तारीख याद होगी, विजयादशमी का दिन था, और हम 100वें एपिसोड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अप्रैल में इस मन की बात की श्रृंखला का 100वां एपिसोड भी प्रसारित होगा और 96वां एपिसोड आज देश के लोगों से माननीय प्रधानमंत्री महोदय बात करने जा रहे हैं। कोई बुझे सुशासन का हाल, कोई बुझे इन 300 सवाल, ये बताओ ठोक के ताल मनोहर। अगला आज हम मन की बात के 2023 96वें एपिसोड में साथ जुड़ रहे हैं। मन की बात का अगला एपिसोड वर्ष 2023 बात करने को भी बड़े आग्रह से कहा है। अतीत का अवलोकन तो हमेशा हमें वर्तमान बात करने भविष्य की तैयारियों की प्रेरणा आग्रह से कहा है। 2022 अतीत का अवलोकन देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका वर्तमान और भविष्य की तैयारियों की प्रेरणा, उनकी सफलता का विस्तार 2022 इतना ज्यादा रहा देश के लोगों का कि मन की बात में उनका सहयोग सभी उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022
वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। साथियों, इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। गुजरात के माधवपुर मेला हो, जहां रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगमम हो, इन पर्वों में भी एकता के कई रंग दिखे। 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान, भला कौन भूल सकता है। वो पल थे, हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आजादी के 75 वर्ष के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो तिरंगे के साथ सेल्फी भी भेजी। आजादी का ये अमृत महोत्सव अभी अगले साल भी ऐसे ही चलेगा, अमृत काल की नींव को और मजबूत करेगा। साथियों, इस साल भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली है। मैंने पिछली बार इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी। साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया भर में धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार भी मनाया जा रहा है। ये जीसस क्राइस्ट के जीवन, उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन है। मैं आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। वे एक महान राजनेता थे, जिन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास स्थान है। मुझे कोलकाता से आस्था जी का एक पत्र मिला है। इस पत्र में उन्होंने हाल की अपनी दिल्ली यात्रा का जिक्र किया है। वे लिखती हैं कि इस दौरान उन्होंने पीएम म्यूजियम देखने के लिए समय निकाला। इस म्यूजियम में उन्हें अटल जी की गैलरी
खूब पसंद आई। अटल जी के साथ वहां खींची गई तस्वीर तो उनके लिए यादगार बन गई है। अटल जी की गैलरी में हम देश के लिए उनके बहुमूल्य योगदान की झलक देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा या फिर विदेश नीति, उन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। मैं एक बार फिर अटल जी को हृदय से नमन करता हूं। साथियों, कल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस है और मुझे इस अवसर पर दिल्ली में साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत को समर्पित एक कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। देश साहिबजादे और माता गुजरी के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहां कहा जाता है, सत्यम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रत्यक्ष है उसे भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बात जब आधुनिक मेडिकल साइंस की हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रमाण, एविडेंस। सदियों से भारतीय जीवन का हिस्सा रहे योग और आयुर्वेद जैसे हमारे शास्त्रों के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च की कमी हमेशा हमेशा एक चुनौती रही है। परिणाम दिखते हैं लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के युग में अब योग और आयुर्वेद आधुनिक युग की जांच और कसौटियों पर भी खरे उतर रहे हैं। आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जरूर सुना होगा। इस संस्थान ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केयर में बहुत नाम कमाया है। इस सेंटर द्वारा की गई एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत ज्यादा असरकारी है। टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को अमेरिका में हुई बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया है। इन नतीजों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडेंस के साथ बताया है कि कैसे मरीजों को योग से लाभ हुआ है। इस सेंटर की रिसर्च के मुताबिक योग के नियमित अभ्यास से ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की बीमारी के फिर से उभरने और मृत्यु के खतरे में 15% तक की कमी आई है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में यह पहला उदाहरण है जिसे पश्चिमी तौर तरीकों वाले कड़े मानकों पर परखा गया है। साथ ही यह पहली स्टडी है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित महिलाओं में योग से क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेहतर होने का पता चला है। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी सामने आए हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी स्टडी के नतीजों को पेरिस में हुए यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में उस सम्मेलन में प्रस्तुत किया है। साथियों, आज के युग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जितनी ज्यादा एविडेंस बेस्ड होगी उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है। यहां हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैलिडेट करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च की स्थापना की गई। इसमें लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और रिसर्च मेथड्स का उपयोग किया जाता है। यह सेंटर पहले ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 20 पेपर प्रकाशित कर चुका है।
अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में सिंकपी से पीड़ित मरीजों को योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार न्यूरोलॉजी जर्नल के पेपर में माइग्रेन में योग के फायदों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा कई और बीमारियों में भी योग के बेनिफिट्स को लेकर स्टडी की जा रही है, जैसे हार्ट डिसीज, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याएं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के लिए गोवा में था। इसमें 40 से ज्यादा देशों के डेलीगेट शामिल हुए और यहाँ 550 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किए गए। भारत सहित दुनिया भर की करीब 215 कंपनियों ने यहाँ एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। 4 दिनों तक चले इस एक्सपो में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने आयुर्वेद से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। आयुर्वेद कांग्रेस में भी मैंने दुनिया भर से जुटे आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च का आग्रह दोहराया। जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी के इस समय में योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं, उसमें इनसे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मेरा आपसे भी आग्रह है कि योग, आयुर्वेद और हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते कुछ वर्षों में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है। इसका पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और देशवासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गिनी वॉर्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है। आज मन की बात के श्रोताओं को मैं एक और चुनौती के बारे में बताना चाहता हूं, जो अब समाप्त होने की कगार पर है। ये चुनौती है, ये बीमारी है कालाजार। इस बीमारी का परजीवी सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से फैलता है। जब किसी को कालाजार होता है तो उसे महीनों तक बुखार रहता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और वजन भी घट जाता है। यह बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबका प्रयास से कालाजार नाम की ये बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। मुझे विश्वास है बिहार, झारखंड के लोगों का सामर्थ्य, उनकी जागरूकता इन 4 जिलों से भी कालाजार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। कालाजार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। एक है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी पर नियंत्रण और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज। कालाजार का इलाज आसान है, इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं। बस आपको सतर्क रहना है। बुखार हो तो लापरवाही ना बरतें और बालू मक्खी को खत्म करने वाली दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें। जरा सोचिए,
हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी। सबका प्रयास की इसी भावना से हम भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बीते दिनों जब टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी परंपरा और संस्कृति का मां गंगा से अटूट नाता है। गंगा जल हमारी जीवन धारा का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुर असुरई वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भाव अनुसारेण सदा नराणाम। अर्थात हे मां गंगा, आप अपने भक्तों को उनके भाव के अनुरूप सांसारिक सुख, आनंद और मोक्ष प्रदान करती है। सभी आपके पवित्र चरणों का वंदन करते हैं। मैं भी आपके पवित्र चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। ऐसे में सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। साथियों, नमामि गंगे अभियान की सबसे बड़ी ऊर्जा लोगों की निरंतर सहभागिता है। नमामि गंगे अभियान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमिका है। वे पेड़ लगाने, घाटों की सफाई, गंगा आरती, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविताओं के जरिए जागरूकता फैलाने में जुटे हैं। इस अभियान से बायोडायवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है। हिल्सा मछली, गंगा डॉल्फिन और कछुओं की विभिन्न प्रजातियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। गंगा का इकोसिस्टम क्लीन होने से आजीविका के अन्य अवसर भी बढ़ रहे हैं। यहां मैं जलज आजीविका मॉडल की चर्चा करना चाहूंगा, जो कि बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस टूरिज्म बेस्ड बोट सफारीज को 26 लोकेशंस पर लॉन्च किया गया है। जाहिर है, नमामि गंगे मिशन का विस्तार, उसका दायरा नदी की सफाई से कहीं ज्यादा बढ़ा है। ये जहां हमारी इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहीं ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। इसकी मिसाल पेश की है सिक्किम के थेगू गांव के संगे शेरपा जी ने। ये पिछले 14 साल से 12,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटे हुए हैं। संगे जी ने सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व का
सोमगो लेक, उसे स्वच्छ रखने का बीड़ा उठा लिया है। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने इस ग्लेशियर लेक का रंग रूप ही बदल डाला है। साल 2008 में संगे शेरपा जी ने जब स्वच्छता का यह अभियान शुरू किया था, तब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन देखते ही देखते उनके इस नेक कार्यों में युवाओं और ग्रामीणों के साथ ही पंचायत का भी भरपूर सहयोग मिलने लगा। आज आप अगर सोमगो लेक को देखने जाएंगे तो वहां चारों ओर आपको बड़े बड़े गार्बेज बिन्स मिलेंगे। अब यहां जमा हुए कूड़े कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। यहां आने वाले पर्यटकों को कपड़े से बने गार्बेज बैग भी दिए जाते हैं ताकि कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके। अब बेहद साफ सुथरी हो चुकी इस झील को देखने हर साल करीब 5 लाख पर्यटक यहां पहुंचते हैं। सोमगो लेक के संरक्षण के इस अनूठे प्रयास के लिए संगे शेरपा जी को कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। ऐसी ही कोशिशों के बदौलत आज सिक्किम की गिनती भारत के सबसे स्वच्छ राज्यों में होती है। मैं संगे शेरपा जी और उनके साथियों के साथ साथ देश भर में पर्यावरण संरक्षण के नेक प्रयास में जुटे लोगों की भी हृदय से प्रशंसा करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। लगातार इन प्रयासों का परिणाम ये है, कूड़ा कचरा हटने के कारण, बिन जरूरी सामान हटने के कारण दफ्तरों में काफी जगह खुल जाती है, नया स्पेस मिल जाता है। पहले जगह के अभाव में दूर दूर किराए पर दफ्तर रखने पड़ते थे। इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगह मिल रही है कि अब एक ही स्थान पर सारे दफ्तर बैठ रहे हैं। पिछले दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, शिलांग में, कई शहरों में अपने दफ्तरों में भरपूर प्रयास किया और उसके कारण आज उनको 2-2, 3-3 मंजिलें पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्ध हो गई। ये अपने आप में स्वच्छता के कारण हमारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का उत्तम अनुभव आ रहा है। समाज में भी, गांव-गांव, शहर-शहर में भी, उसी प्रकार से दफ्तरों में भी ये अभियान देश के लिए भी हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में अपनी कला संस्कृति को लेकर एक नई जागरूकता आ रही है, एक नई चेतना जागृत हो रही है। मन की बात में हम अक्सर ऐसे उदाहरणों की चर्चा भी करते हैं जैसे कला, साहित्य और संस्कृति समाज की सामूहिक पूंजी होते हैं। वैसे ही इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की होती है। ऐसा ही एक सफल प्रयास लक्षद्वीप में हो रहा है। यहाँ कल्पेनी द्वीप पर एक क्लब है, कुमेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब। ये क्लब युवाओं को स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। यहाँ युवाओं को लोकल आर्ट, कोलकली, परिचाकली, किलिपाट्टू और पारंपरिक गानों की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी पुरानी विरासत नई पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित हो रही है, आगे बढ़ रही है। और साथियों, मुझे खुशी है इस प्रकार के प्रयास देश में ही नहीं विदेश में भी हो रहे हैं। हाल ही में दुबई से खबर आई कि वहां के कालारी क्लब ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया है। कोई भी सोच सकता है कि दुबई के क्लब ने रिकॉर्ड बनाया तो जो भारत से क्या संबंध।
दरअसल ये रिकॉर्ड भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारियापट्टू से जुड़ा है। ये रिकॉर्ड एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा कलारी के प्रदर्शन का है। कलारी क्लब दुबई में दुबई पुलिस के साथ मिलकर ये प्लान किया और यूएई के नेशनल डे में प्रदर्शित किया। इस आयोजन में 4 साल के बच्चों से लेकर 60 वर्ष तक के लोगों ने कलारी की अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। अलग अलग पीढ़ियां कैसे एक प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, पूरे मनोयोग से बढ़ा रही हैं, ये उसका अद्भुत उदाहरण है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को मैं कर्नाटका के गडक जिले में रहने वाले कवेम श्री जी के बारे में भी बताना चाहता हूं। कवेम श्री दक्षिण में कर्नाटका की कला संस्कृति को पुनर्जीवित करने के मिशन में पिछले 25 वर्षों से अनवरत लगे हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी तपस्या कितनी बड़ी है। पहले तो वो होटल मैनेजमेंट के प्रोफेशन से जुड़े थे, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर उनका लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया। उन्होंने कला चेतना के नाम से एक मंच बनाया। ये मंच आज कर्नाटका के और देश विदेश के कलाकारों के कई कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें लोकल आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कई इनोवेटिव काम भी होते हैं। साथियों, अपनी कला संस्कृति के प्रति देशवासियों के उत्साह अपनी विरासत पर गर्व की भावना का ही प्रकटीकरण है। हमारे देश में तो हर कोने में ऐसे कितने ही रंग बिखरे हैं। हमें भी उन्हें सजाने, संवारने और संरक्षित करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के अनेक क्षेत्रों में बांस से अनेक सुंदर और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में बांस के कुशल कारीगर कुशल कलाकार है। जब से देश ने बैम्बू से जुड़े अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदला है, इसका एक बड़ा बाजार तैयार हो गया है। महाराष्ट्र के पालघर जैसे क्षेत्रों में भी आदिवासी समाज के लोग बैम्बू से कई खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बैम्बू से बनने वाले बॉक्सेस, कुर्सी, चायदानी, टोकरियां और ट्रे जैसी चीजें खूब लोकप्रिय हो रही है। यही नहीं, ये लोग बैम्बू घास से खूबसूरत कपड़े और सजावट की चीजें भी बनाते हैं। इससे आदिवासी महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और उनके हुनर को पहचान भी मिल रही है। साथियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही हैं। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है, जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हम धीरे धीरे मन की बात के 100वें एपिसोड के अभूतपूर्व पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे कई देशवासियों के पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने 100वें एपिसोड के बारे में बड़ी जिज्ञासा प्रकट की है। 100वें एपिसोड में हम क्या बात करें, उसे कैसे खास बनाएं, इसके लिए आप मुझे अपने सुझाव भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगली बार हम वर्ष 2023 में मिलेंगे।
मैं आप सभी को वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष भी देश के लिए खास रहे, देश नई ऊंचाइयों को छूता रहे। हमें मिलकर के संकल्प भी लेना है, साकार भी करना है। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विश्व में अपनी तरह का एक अनूठा कार्यक्रम और श्रृंखला जो मन की बात के रूप में वर्ष 2014 से लगातार जारी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के माध्यम से ऐसे बहुत सारे विषय देश के लोगों के समक्ष आते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा बनते हैं। देवी सज्जनों, अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अभी सारे जिले जो जिला स्तर पर कार्यक्रम है अभी वो हमसे जुड़े रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब हम निवेदन करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ, ऐसी योजनाओं का शुभारंभ जो जनता के हित के लिए सुशासन की नए अध्याय के रूप में सामने आएगा और उनके जीवन को और बेहतर बना पाएगा। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सबसे पहले बीपीएल राशन कार्ड ऑनलाइन जो व्यवस्था की जा रही है उसमें हमारे यहां उसका शुभारंभ करने के लिए और उसको रेप्लिका उसका दरअसल हमारे बेनिफिशियरीज लाभार्थी हैं उनको देकर उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। ये उसके बारे में स्वयं उन्होंने उसका विवरण भी दिया था। अपने आप में पूरे देश में पहली बार बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की एक ऑटोमेटेड ये सुविधा प्रदान की जा रही है। तो इस क्रम में 5 लाभार्थियों को मैं मंच पर आने के लिए निवेदन करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों से उन्हें ये रेप्लिका, ये प्रतीक स्वरूप ये कार्ड जो उन्हें देंगे, पीला और गुलाबी कार्ड। और जयमती जी, उन्हें सबसे पहले आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से शुभकामनाओं के रूप में जरूर होना चाहिए। नड्डा साहिब से वे मंच पर आकर वे सभी आप सभी इस तरफ आ जाएं, जितने बेनिफिशियरीज हैं। 5 हमारी ये बहनें आई हुई हैं अलग अलग जगहों से हमारे इसी जिले से। तो इस क्रम में सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि जयमती जी जो कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जिन्हें कार्ड मिल रहा है नड्डा साहब से, वहां से उनका संबंध है, तो ये मुख्यमंत्री महोदय उन्हें आज सुशासन दिवस के अवसर पर ये प्रदान कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें। ऑटोमेटिक उन्हें ये सुविधा मिलेगी और पात्रता के हिसाब से। मुनेश देवी जी हैं सकेतड़ी से। मुनेश देवी जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं, उन्हें भी अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत। तो तालियां आप सबकी तरफ से शुभकामनाओं के रूप में जरूर होनी चाहिए। एक खुशी और एक ऐसा अनुभव जो उन्हें मिल रहा है। बलजीत कौर जी बीपीएल परिवार से, और उन्हें नड्डा साहब से उनका संबंध है, वहां की रहने वाली हैं, उनको भी शुभकामनाएं आप जरूर दें अपनी तालियों के साथ। और पत्तूरी जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं, बीपीएल परिवार से संबंध है, देवीनगर से आई हैं, उनको शुभकामनाएं आपकी तालियों के रूप में इस योजना में शामिल होने के लिए। प्रतीक के रूप में सिंबॉलिकली ये 5 ऐसे लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। पिंकी जी, उन्हें भी बीपीएल परिवार से जिनका संबंध है उन्हें भी आमंत्रित करता हूं, और वे नड्डा साहब से रहने वाली हैं, वहां से उनका संबंध है, तो उन्हें यह प्रदान किया गया है। और अब समय है जब मैं जो 22 जिलों पर जिला स्तर पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा। पहले तो उनका सबका आभार, वहां उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और जो वरिष्ठ अधिकारी वहां जिला स्तर के उपस्थित हैं उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे ऑफलाइन होकर अपना स्थानीय कार्यक्रम जो है वो आगे जारी रखेंगे और जो स्थानीय स्तर पर गतिविधियां उसका संचालन आगे करेंगे। और यहां राज्य स्तर के इस कार्यक्रम में अभी तक जो वो जुड़े रहे उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और अगली जो एक सुविधा आज के दिवस पर प्रदान की जाने वाली है उसमें डिजिटली साइंड